स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस और डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा लास्ट तक बने रहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जीव विज्ञान के। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन से यकृत, त्वचा, विक या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले अगर बात करें उत्सर्जी अंग की, तो ऐसा अंग जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, यकृत भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, त्वचा भी निकालता है और विक भी निकालता है। ये तीनों जो है ये एक तरह के उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 mmHg होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है। एक धड़कन से मतलब यहाँ पे ये है कि जब हृदय एक बार धड़कता है तो वो कितने मिलीलीटर रक्त को पंप करता है, तो वो करता है 70 मिलीलीटर। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमारे हृदय एक बार धड़कता है तो वो 70 ml खून को जो है वो पंप करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 है, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जो भ्रूण होते हैं उनकी हृदय जो है, हृदय गति 1 मिनट में लगभग 150 से 60 बार होती है। ठीक है, ऑन एवरेज 150 माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 150 बार। अगला क्वेश्चन 5 है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। तो देखिए 2 तरह की रक्त वाहिनी होती है मनुष्य के शरीर में। एक तो हृदय से पूरे शरीर की ओर लेके जाती है, और दूसरी होती है जो पूरे शरीर से हृदय की ओर वापस लेके आती है। तो जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती है उसको बोलते हैं धमनी, याद रखिएगा। और जो पूरे शरीर से वापस रक्त लेके आती है उसको बोलते हैं सिरा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हृदय से ले जाने वाली, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है उसको बोलते हैं सिरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरा। अगला क्वेश्चन 8 है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है। तो मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठों से बना होता है। जितने भी स्तनपायी होते हैं उनका हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10 है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किस वर्ष में की थी। तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1628 ईस्वी में। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हुई थी 1628 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है, इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए अगर इंसुलिन का श्रवण अल्प हो जाए, मतलब कम हो जाए, इंसुलिन जो बनना है वो कम हो जाए मनुष्य के शरीर में, तो उसको हो जाता है मधुमेह, जिसको हम शुगर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह। अगला क्वेश्चन 12 है, अमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, याद रखिएगा पेप्सिन और रेनिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 13 है, अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है। तो देखिए मनुष्य में जब मुख से भोजन जाता है और वहाँ से वो सीधे जाता है अमाशय में। ठीक है, मुख नली से जो भोजन है वो अमाशय में जाता है और लगभग 4 घंटे तक वहाँ पे उसमें जूस जो होते हैं, जैसे पाचक जूस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो मिलते हैं, उसमें मिक्स होते हैं। तो ये प्रोसेस लगभग 4 घंटे का रहता है। तो ये 4 घंटे तक अमाशय में भोजन हमारा पड़ा रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 है, मनुष्य में भोजन पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो देखिए सबसे पहले मुख से, फिर नली में, अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी प्रक्रियाएं मिला के लगभग 5 हो जाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य का भोजन जो है वो 5 प्रक्रियाओं में पचता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हृदय संबंधी असामान्यता अगर है
तो उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आज के डेट में जो हम चेक करते हैं हृदय को, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो अगर हमारे शरीर में किसी तरह का असामान्यता या विकृति है तो उसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करके पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है पेसमेकर। ठीक है, हृदय की गति अगर असामान्य है तो उसको पेसमेकर के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? तो देखिए, एक बार सांस लेने में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। 5 से 6 सेकंड या 4 सेकंड लग सकता है। मतलब ये एक निश्चित समय नहीं होता है, 4 से 6 के बीच में हो सकता है, लेकिन एवरेज माना जाता है 5 सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो देखिए, पूरे शरीर की अगर हम बात करें तो लगभग 50 लाख के करीब में मनुष्य के शरीर में छिद्र होते, रोम छिद्र होते हैं, उनमें बाल भी होते हैं। तो लगभग 50 लाख की ये संख्या होती है ऑन एवरेज। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो देखिए, एक रक्त सेल की, अगर एक रक्त कोशिका की बात करें तो आपके हृदय से चल के वापस हृदय तक पहुंचने में उसको लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 सेकंड। अगला क्वेश्चन 21 है, पौधों में हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? तो देखिए, पौधों में जो हाइड्रोजन की आपूर्ति होती है वो जल से होती है। जल बना होता है हमारा H2O से, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो पौधे जल ग्रहण करते हैं और इसमें से हाइड्रोजन जो है वो जल से ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। जिस किसी को आंसर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में पहले लिखते जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना वाला रोग हो जाता है, जिसमें हमारे शरीर पे कटने पिटने पे कहीं भी अगर रक्त निकलना चालू होता है तो जल्दी से वो खून बहना जो है, रक्त निकलना बंद नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए, विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन 25 है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी जो प्राप्त होता है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बेरी बेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होता है? तो इनका अनुपात होता है 1-2-1, मतलब 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 है, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, विकसित रीढ़ की हड्डी की संख्या अगर बात की जाए, एक वयस्क मनुष्य की बात की जाए, तो ये होती है 24। ठीक है, याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या होती है 24 और बच्चों की अगर बात की जाए तो उसमें होती है 33। यहाँ पे ऑप्शन 25, 26, 27, 28 दिया है, 24 होगा, ये ऑप्शंस गलत हैं, 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत में बच्चे की अवस्था में जो रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या होती है वो होती है 33।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के सिर की अगर बात की जाए तो वो होती है टोटल 22 हड्डी होती है, जिसमें 14 हड्डी चेहरे की होती है, बाकी 8 हड्डी जो है वो होती है कपाल की, मतलब सिर की। कुल संख्या होती है 22। अगर कान की हड्डी वगैरह को सबको मिला लें तो हो जाती है 29। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन 33 है, बाल्य अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बाल्य अवस्था में जब एकदम नवजात शिशु होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या होती है लगभग 300। ठीक है, इस ऑप्शन में दिया नहीं है 300। बाल्यावस्था में नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां आपस में जुड़ के बाद में वयस्क होने के बाद 206 रह जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन 35 है, निम्न में कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? ऑप्शन से पेशियों से जुड़ने का आधार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो स्केलेटन सिस्टम होता है, मतलब हमारा कंकाल तंत्र होता है, वो ये सभी काम करता है। ये जो तीनों ऊपर लिखा है ना, ये सभी कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 है, निम्न में कशेरुक दंड के क्या कार्य हैं? जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं हम, उसका कार्य क्या है? ऑप्शन से मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला, यह मनुष्य के को खड़े होने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये भी ये तीनों कार्य करता है। ठीक है, कशेरुक दंड जो है ये तीनों कार्य करता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? ऑप्शन से 32, 33, 37 या 39। तो देखिए, कशेरुकाओं की बात करें तो कुल 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है कशेरुक दंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? ऑप्शन से डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टीबी या मलेरिया। तो इसमें वायरस से होने वाला जो रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन 39 है, जीन तथा जेनेटिक्स पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब जीन और जेनेटिक्स पदों का शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन से जॉनसन एंड बेटसन, जॉनसन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन एवं बेटसन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने की कह लें या फिर तीव्रता ज्ञात करने की इकाई होती है डेसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, बढ़ते जल प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण में औद्योगिकीकरण का जितना हाथ है उतना बढ़ती जनसंख्या का भी हाथ है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों का विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी लेयर पे एक परत है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत या ओजोन लेयर हम बोलते हैं। वो वायुमंडल से, मतलब सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसमें से पराबैंगनी किरणों को वो अपने तक ही रोक लेती है, उसको पृथ्वी तक नहीं आने देती, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। पराबैंगनी किरणें बहुत ही घातक होती है, ये मनुष्य के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन गैस जो है इस किरण को रोक लेती है ऊपर ही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43 है, एसपीएम किससे संबंधित है? ऑप्शन से वायु प्रदूषण से, कुपोषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो एसपीएम जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन से तिलचट्टा, टिड्डी, जीवाणु या केचुआ। तो वर्मी कंपोस्ट जो बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है वो करता है केचुआ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, जीन किन से बने होते हैं? ऑप्शन से अमीनो अम्ल से, आरएनए से, डीएनए से या हिस्टोन प्रोटीन से। तो जीन जो बनते हैं वो बनते हैं डीएनए से, याद रखिएगा, डीएनए से जीन का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है, प्रकृति में जैविक क्रियाओं हेतु उपलब्ध जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है? मतलब सीधे से ये कहें कि हमारे मनुष्यों के
या बाकी जीवों के इस्तेमाल के लिए जल की प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी उपलब्ध है, तो वो है केवल 1%। ठीक है, 1% जल ही उपयोग करने लायक है प्रकृति में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1%। अगला क्वेश्चन 47 है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे मनुष्य का सबसे बड़ा तंत्र होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कितने भागों में विभक्त होता है, तो ये विभक्त होता है 3 भागों में। ठीक है, इसकी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, चाहे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रैक्टिस सेट है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। ठीक है, ये थोड़ा अम्लीय होता है, तो ऑप्शन बी 6 पीएच इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रत्येक विक लगभग 1,30,00,000 विक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं। तो देखिए, विक जो है जिसको किडनी हम बोलते हैं, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है किडनी या विक, और इनकी संख्या होती है लगभग 1,30,00,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 है, रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था चीन में, सर्वप्रथम चीन में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन 51 है, शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है, ऑप्शन से कुछ माह तक, कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक या हजारों वर्षों तक। तो जो शुद्ध शहद होता है वो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है अगर उसको कांच की बोतल में रखा जाए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 है, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन से पटसन, सन, कपास या जूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। ठीक है, गोसिपियम जो है वो कपास का वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है, मतलब कौन से पादप से तेल का उत्पादन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन से नारियल, अरहर, सोयाबीन या कपास। तो देखिए, यहाँ पे नारियल से तेल उत्पादन होता है, सोयाबीन से भी होता है, कपास से भी होता है, अरहर से नहीं होता, अरहर एक प्रकार की दाल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 है, पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये था दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की साबित होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।